Good morning. Morning, Miss. Good morning, miss. Yeah, very good morning, beta. All of you are all right? All of you are all right? Yes, Miss. Yes, miss. Okay, fine. So the thing is, as let's begin. Fine. So in last class, just hold on. So last class we are done with the chromosome structure, and I think mitosis we almost we have covered the stages. हमने प्रोफेस वगैरह स्टार्ट कर दिया था. मिस प्रोफेज शुरू किए थे मिस. मिस एनाफेज टेलोफेज नहीं हुआ हम. मिस खत्म नहीं हुआ था मिस. आधा ही हुआ था माइटोसिस. सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है ना प्रोफेस. यस मिस ऑलमोस्ट. ओके. सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है. हाँ ओके फाइन. सो आई थिंक मेटाफेज हुआ है. So that is what I'm telling. Telo, ana and telo I'm not seeing here. That's why anaphase and telophase is not done. okay Yes, fine. ma'am. Up to metaphase. Up to metaphase. Okay, so that's what let's have a quick revision and then we will follow that later phases also. So pardon beta, repeat. Man, you gave the explanation. I gave the explanation. Yes, ma'am. I gave the explanation, right? That Yes, is ma'am. that is what you are saying. Yes, ma'am. Okay, fine. So let's see this that uh, we will begin with mitosis and as we know कि जब सेल डिवीजन करने के लिए रेडी है so it decides कि भाई माइटोसिस करना है या मियोसिस करना है. तो टाइप ऑफ द सेल, जो सेल है वो किस टाइप का है वो अपने आप ही डिसाइड कर लेता है कि वो उसे माइटोसिस करना है मतलब वेजिटेटिव डिवीजन करना है या सेक्सुअल डिवीजन की तरफ जाना है. ठीक है. सो बेसिकली ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सभी के सभी जो है वो माइटोसिस की तरफ डाइवर्टेड है एक्सेप्ट मियोसिस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर ही काम करता है तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी दिस दैट फर्स्ट इज प्रोफेस एंड एज आई थिंक आई मस्ट हैव टोल्ड यू कि अर्ली और लेट का मीनिंग यही है कि जब स्टार्टिंग होती है दैट इज कॉल्ड अर्ली and when you are finishing it then it becomes late prophase. Is it clear to you? Okay, miss. Okay, so early prophase. देखो प्रोफेस में क्या होता है उसके ये 3 पॉइंट्स आई हैव रिटन दैट क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. अब अगर मुझे अर्ली मेंशन करना है इफ आई से दैट अर्ली प्रोफेस इफ आई बिगिन then what will happen that nucleolus starts disappearing. That means न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डीनेचर हो रहा है. डीनेचर begins. Denaturing. Okay, denaturing begins. Spindle fibers are begin to form. अभी क्रोमैटिन का कोई रोल नहीं होगा अर्ली प्रोफेस में.
वो कब आएगा? जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद क्रोमैटिन condenses into chromosomes and that will reach to the late prophase. ये चीज समझ में आ रही है आपको? बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर होता है, लेट में कि अर्ली में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन होता है डिसअपियर करने वो अर्ली प्रोफेस, ठीक है, और पूरी तरह से डिसअपियर्स, अगर ये लिखा है मैंने कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स कंप्लीटली एट दैट मींस इट इज एट लेट प्रोफेस, प्रोफेस कंप्लीट हो गया है। अंडरस्टूड दिस? इज इट क्लियर टू यू? यस मिस। ओके, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी हमें अर्ली और एक्चुअली स्टेज एक ही है, प्रोफेस ही है, लेकिन अर्ली और लेट क्यों बोल रहे हैं? जब चीजें स्टार्ट हो रही हैं तो वो अर्ली प्रोफेस हो जाता है, और मतलब अर्ली और उसके साथ जो भी स्टेज अटैच्ड है, और अगर चीज उस पर्टिकुलर स्टेज की खत्म हो रही है तो वो फिर क्या बन जाता है? लेट उस स्टेज का। और कई बार आप स्टडी करोगे तो कई बार ऐसा होगा कि जैसे लेट प्रोफेस है, जो लेट प्रोफेस में हुआ है वो ही चीज आपको अर्ली मेटाफेज में भी देखने को मिलेगी। एक दो पॉइंट्स, इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि सब्सिक्वेंट स्टेज है, तो जैसे ही प्रोफेस खत्म होता है तो वो वेट नहीं करता है कि अब मेटाफेज मुझे लगे तब मैं जाकर कुछ स्टार्ट करूं, तुरंत ही मेटाफेज जो है वो साइमल्टेनियसली शुरू हो जाता है। तो जो लेट प्रोफेस में आपको देखने को मिल रहा है उसके एक दो पॉइंट्स कई बार अर्ली मेटाफेज में भी लिखे हो सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इस मतलब चारों प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है, बस उसको रफली डिवाइड किया हुआ है। हाँ, अर्ली और लेट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अर्ली सिर्फ ये समझाने के लिए कि बिगिनिंग कैसे हो रही है और एंडिंग कैसे हो रही है, इसीलिए। समझ आ गया? यस मिस। ओके फाइन। सो प्रोफेस है जब आपके बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम प्रोफेस काउंट करते हैं तो काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, सो वी विल गो थ्रू देम वन बाय वन, क्योंकि जनरली अगर आप ये डिस्क्रिप्शन देखोगे तो द 3 पॉइंट्स आर मेजर, ये सब चीजें होनी जरूरी है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच टू द ऑपोजिट पोल्स। जो ये सेंट्रियोल्स हैं वो मूविंग अपार्ट, एक दूसरे से अलग अलग हटकर दोनों ऑपोजिट पोल्स पर जाना शुरू हो जाते हैं। इट शुड रीच ओवर हियर, वन शुड रीच ओवर हियर। सो ये है क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट। क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट मतलब यही कि क्रोमैटिन कंडेंसेस एंड सब अर्ली का बोल रहे हैं बस। व्हाट बेटा? बस अर्ली प्रोफेस का बात कर रहे हैं कि प्रोफेस एज अ होल का बात कर रहे हैं? प्रोफेस एज अ होल। बस अर्ली प्रोफेस में और कोई पॉइंट नहीं है सिवाय न्यूक्लियस का डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरिंग और That is what centrioles will stay apart and start moving towards the pole. So start duplication also occurs in the early phase of centrosome. that Duplication of duplication वो है बेटा, वो अर्ली में ही कंप्लीट हो चुका होता है। Duplication is completed and then these centrioles will start moving apart and they should move towards pole, वो early है। If they reaches towards pole, they just reach towards the pole and they end up over there, then it is late prophase। ये चीज समझ में आ रही है? Okay, so point wise we will see that chromosomes are already duplicated as pair chromatids। already duplicated मतलब प्रोफेस जो अर्ली प्रोफेस है उसमें ऑलरेडी डुप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुका है, ये अर्ली प्रोफेस का पॉइंट है। sister chromatids attach to each other at small region called centromere, ठीक है। sister chromatids के वो किससे अटैच दिखेंगे आपको? सेंट्रोमियर से अटैच दिखेंगे। स्पिंडल फाइबर अपीयर
between daughter centrioles forming the achromatic spindles. Achromatic spindles बनना शुरू हो जाएंगे and nuclear membrane and nucleolus disappears. ये लेट हो गया. जो नीचे के आपके 2 points है, last 2 points, they are almost late प्रोफेस. फर्स्ट 4 points जो है वो आप अर्ली प्रोफेस में काउंट कर सकते हो. Is it clear to you? Yes, the spindle fibers are developed between the daughter centrioles are achromatic, no? Forming the achromatic spindle. Achromatic spindle मतलब Yes, I don't know. That's why I'm asking. वो मम्मा स्वेटर वो ऐसे करते हैं, वो देखा है आपने? Knitting, yes, yes. Okay, that knitting, that type of spindle should be formed. मतलब वो ऐसे धागे जो है वो उस तरीके से निकलते हैं, fibers. Clear? Yes, yes. Okay. Yes. Okay, fine. So is this part is clear to you? Yes. Okay. किसी को भी आपके टेक्स्ट बुक पॉइंट से कुछ प्रॉब्लम है? सर प्रोफेस में ये भी था कि जब स्टार्ट मूविंग टू द इक्वेटर इक्वेटोरियल रीजन में जाना शुरू हो जाता है. That is what I am saying कि start moving towards equator वो early metaphase है. तो मैं सब उसको लेट प्रोफेस में नहीं डाल सकता. मैं आपको यही कह रही हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि कुछ बुक्स में आप पढ़ोगे तो लेट प्रोफेस और अर्ली मतलब दो सब्सिक्वेंट स्टेजेस में लेट और अर्ली में कुछ पॉइंट्स कोलाइड करेंगे. नाउ यू हैव टू सेग्रीगेट देम. तो अगर आप इक्वेटोरियल प्लेट की बात कर रहे हो तो इट्स बेटर टू राइट इट इन मेटाफेज. ओके. ओके. सो इसमें किसी प्रोफेस में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं. ओके. रेस्ट आर्यन आश्वा किसी को भी बेटा? No, miss. Okay. Fine. So next is metaphase. So metaphase में देखो कि अर्ली अगर मैं बात करती हूँ तो the chromosomes will start moving towards equator. एंड अगर आप मेटाफेज की बात करते हो तो इस तरीके से इमेजिन करो कि सभी के सभी क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर में आकर सेटअप हो गए हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर completely situated at the central equatorial plate, अलाइन हो जाते हैं वहां पर. Centrioles and spindle fibers are very distinct, very clear under the microscope when you observe them, and these spindle fibers are holding the chromosomes from their centromeres. Is it clear to you? Yes. ओके. तो अगर जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप इस पर्टिकुलर सेल को देखोगे तो बहुत क्लियर पिक्चर होता है मेटाफेज का, क्योंकि आपको एक एक क्रोमोसोम तो नहीं दिखेगा. जो आपका माइक्रोस्कोप होता है कंपाउंड में उसमें इतना क्लैरिटी नहीं होगा, लेकिन एक टाइप का यहाँ पर हेजी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बहुत ही डार्क और डेंस zigzag फॉर्म में. दैट मीन्स all chromosomes are at the centrally located, means aligned at the equatorial plate, and you can see something very clearly over here, and these types of very thin fibers can be visualized under the microscope. That type of thing can be seen, and that is how the metaphase is being identified under the compound microscope. बहुत क्लियर पिक्चर आपको इस तरीके का दिखता है तो वो मेटाफेज है. अंडरस्टूड दिस? तो मिस कौन से फेज में अर्ली या लेट कौन से मेटाफेज में अटैचमेंट होता है स्पेक्ट्रल फाइबर्स का सेंट्रोमियर? इट्स एक्चुअली वो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं तभी वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर लग रहे हैं बेटा.
वो आते हैं और फिर स्पिंडल फाइबर नहीं आता है। स्पिंडल फाइबर का काम ही है उनको सही अलाइनमेंट देना। इज इट क्लियर टू यू? ओके मिस। ओके, द थिंग इज, क्योंकि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो तो अपनी अपनी बहुत सारी जगह पर हैं, तो जब स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं और वो उनको पकड़ते हैं, वो ही उनको पकड़कर इक्वेटोरियल प्लेट पर लेकर आते हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर ऑलरेडी अटैच होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? Yes. Okay, so that is what the metaphase is. A very clear पूरे सेल डिवीजन में सबसे अच्छा अंडर द माइक्रोस्कोप अगर स्टेज आइडेंटिफाई करने वाला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो वो मेटाफेज ही है। जस्ट बिकॉज उसका सेंट्रल जो पार्ट है वो बहुत डार्क हो जाएगा एंड द थिंग्स आर वेरी क्लियरली सीन। अंडरस्टूड दिस? Yes, miss. Okay, fine. So next is anaphase. Can you see that how the things are moving apart? Yes, miss. ओके, सो एनाफेज में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है वो इतना फोर्स लगा देते हैं कि वो क्रोमोसोम है वो वर्टिकली डिवाइड होकर टू पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। इफ इट इज लाइक दिस, देन division occurs in this angle or in this plane, and this is how the things are being formed. Can you see? ठीक है, अब देखो ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इसीलिए डिवीजन इस तरह से होगा। कभी भी डिवीजन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नहीं होगा, नहीं तो आधे सारे जीन्स हैं वो दूसरे वाले को मिलेंगे ही नहीं। ये वाले जीन्स एक को मिलेंगे, दूसरे वाले सेल को ये वाले मिलेंगे, इसमें इसकी एब्सेंस हो जाएगी, इसमें इसकी एब्सेंस हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो? Yes, miss. Okay, so that's why vertical division has to be done. So according to your book, if you go see that centromere attaching the two chromatids will split हो जाएगा बीच में से, and two sister chromatid of each chromosome will divide and start moving towards the pole. Clear? एनाफेज में अर्ली और लेट में क्या क्या हो रहा है कुछ पॉइंट्स में लिखा दीजिए ना प्लीज। राइट, आपकी बुक में बहुत सारी चीजें खुद ही लिखी हुई है बेटा डायग्राम में, फिर भी देख लीजिए आप कि सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड्स डिवाइड स्प्लिट अर्ली एनाफेज। ओके, and the two sister chromatids of each chromosome separate and are drawn apart towards the opposite pole pulled by shortening of spindle fibers. This is considered as late. And furrow starts in the cell membrane at the middle in cell membrane. ठीक है, सेल के आप अंदर पार्टीशन होना भी देखना शुरू करने लगोगे, इतना ज्यादा फास्ट होगा ये एनाफेज। एंड जब फरो दिखने लगता है दैट मींस एनाफेज इज कंप्लीट। क्लियर? Yes, ठीक है, जैसे ही आपको डिवीजन सेल जो है वो इस तरीके से अंदर से डिवाइड होने शुरू दिखता है, दैट मींस अब एनाफेज कंप्लीट है, अब टेलोफेज के लिए हेड हो गया है सेल। अंडरस्टूड दिस? बस फरो एनिमल के लिए ना, और प्लांट के लिए सेल प्लेट में वो भी एनाफेज नहीं बनता है। अगर प्लांट सेल है तो सेंटर में से डिवीजन शुरू होगा। सेंटर में से मतलब यहाँ पर एक वो टेलोफेज में आएगा, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। इज इट क्लियर टू यू? Shall I proceed? yes, See this telophase. टेलोफेज में क्या होगा
कि जो ये असेस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हुए थे वो कंप्लीटली पोल पर पहुंच चुके होंगे। स्पिंडल फाइबर जो है वो ऑलमोस्ट वैनिश हो चुके होंगे, दैट इज अर्ली टेलोफेज। और उसके बाद ये जो फरो है वो बहुत डीप हो जाएगा। अगर एनिमल सेल है तो बहुत डीप हो जाएगा ये फरो पर्टिकुलर। और अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या होगा, सेंट्रली एक कैल्शियम की प्लेट डेवलप होना शुरू होगी। धीरे धीरे वो इंक्रीज होकर इस सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। अंडरस्टूड दिस? Yes, yes. Okay, so according to your book, two sets of daughter chromosomes reach to the opposite pole. पहुंच चुके हैं opposite pole, तो early telophase. Okay, spindle fibers disappears. Early telophase. Chromatids thin out in the form of chromatin fibers. Late telophase. Nuclear membrane is formed. Late telophase. The cleavage furrow starts deepening in the animal cell and nucleoli reappear. मतलब telophase अब completion कर रहा है. Understood this part? Yes, Miss, please wait for 2 minutes. Thank you, Miss. Continue, Miss. Is it clear? कैन यू सी? Yes, yes. देखो, जो नए सेल बने हैं उसका जेनेटिक मटेरियल एक जगह पर आ जाएगा और उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ये जितनी सारी चीजें सेल डिवीजन में नीडेड थी वो अब सब गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और ये जो सेंट्रल जो डिच है वो बहुत नैरो हो जाएगी। ऑलमोस्ट लिटिल बिट ऑफ स्पेस विल बी रिमेनिंग so that cytokinesis can be followed. So cytokinesis होने के लिए टीलोफेज को कंप्लीट कैसे कैसे पता चलेगा कि साइटोकाइनेसिस बिगिन करना है? जैसे ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा उसी समय सेल को समझ में आ जाएगा कि अब साइटोकाइनेसिस करना है। ठीक है, क्योंककि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, अब जो नए डॉटर सेल्स बने हैं उन दोनों को साइटोप्लाज्म की जरूरत है, तो इक्वली साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होना चाहिए, तो वो साइटोकाइनेसिस के लिए खुद को रेडी कर लेगा सेल। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, Miss. Yes, yes. ओके, so this is how it will done and this is what the cytokinesis। देखो आप इसमें प्लांट और एनिमल दोनों का देख सकते हैं। ठीक, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब काइनेसिस मतलब टू डिवाइड, काइनेसिस मतलब टू डिवाइड, और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो सेल डिवीजन की दो साइकिल्स मेन हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। इज इट क्लियर टू यू? Yes, yes. ओके, डायग्राम समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ, Miss. Formation of central plate in plant cell, can you see it? Miss, kinesis का मतलब डिवीजन होता है। काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता है, टू डिवाइड।
ठीक है, तो देखो साइटोकाइनेसिस जब बिगिन हो रहा था तब कंडीशन देखो प्लेट की, और जब पूरी तरीके से साइटोकाइनेसिस हो गया और नए डॉटर सेल्स बन गए, तो देख रहे हो कितना क्लियर सेल वॉल है दोनों के बीच में। यस मिस। ओके, सो दिस इज व्हाट द माइटोसिस विल डू। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। पहली बात तो प्लांट और एनिमल सेल्स में ये एक चीज है, और बाकी रही इसकी बात कि माइटोसिस, सो माइटोसिस जो है एक एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, so that difference, mitosis in animal cells and mitosis in plant cells, can you see the differences on page number 15? यस मिस। Okay, so esters are formed in animal cells, in mitosis esters नहीं बनते हैं। ठीक है, cytokinesis by furrowing of cytoplasm, fur, yes. So question was that centrioles, they have the spindle fiber, they have the control of the spindle fiber now. Then what is that particle that which helps in the contraction of the spindle fiber in plant cells? Contraction of Spindle fibers. वैसे एक पॉइंट क्या होगा ना जहाँ पर वो नॉट की तरफ बंधा हुआ है और स्पिंडल फाइबर्स खींचा रहा है, okay, एनिमल्स में सेंट्रियोल होता है। यस, द थिंग इज ये सभी स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दे आर प्रोग्राम्ड लाइक दैट कि जैसे ही उनका फंक्शनिंग जो है वो खत्म होता है तो वो अपने आप कॉन्ट्रैक्शन करके डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो अपने आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते। हाँ, और सेंट्रियोल्स का काम वैसे फिर एनिमल्स में क्या होता है? सेंट्रियोल्स में इस एनिमल में फिर सेंट्रियोल्स क्या करता है? मुझे समझ नहीं आया बेटा, क्या पूछ रहे हो? एनिमल्स में सेंट्रियोल्स क्या करता है स्पिंडल फाइबर को? सी, एस्टर्स नहीं बनना इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिंडल फाइबर बने नहीं, समझ रहे हो? यस मैम। ओके, एस्टर मतलब ऐसा स्टार जैसा फॉर्म जो सनफ्लावर होता है, इस तरीके से ये तरीके की फॉर्मेशन जो है वो प्लांट सेल में नहीं दिखाई देगी। दैट इज व्हाट इज बीइंग रिटन। दैट डजंट मीन दैट स्पिंडल फाइबर्स विल नॉट बी देयर। ओके। अभी क्लियर हुआ? Okay, so see this, and so that this is what first basic differences regarding animal cell and plant cell in cell division it is given. Now just see to this that significance of mitosis, ठीक है, ग्रोथ करना, रिपेयर करना, रिप्लेसमेंट करना, एसेक्सुअली डिवाइड करना किसी चीज को, और सेम क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना, मतलब जेनेटिक वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होना, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। ओके, ये सिग्निफिकेंस है। सो ग्रोथ वाइज अगर हम देखते हैं तो आई थिंक आपने क्लास 9th में टिश्यूज पढ़े थे, पढ़ा था टिश्यू? यस मिस, टिश्यूज, यस मिस। पढ़ा था ना? तो वो टिश्यूज जो हैं, आपको सिंपल सी ये चीज समझनी है कि ग्रोथ बॉडी के हर एक पार्ट की जरूरत है। ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस हो, दूसरे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, तो ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो एक पर्टिकुलर एज तक एक कुछ हिसाब से होता रहता है। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो माइटोसिस ही कैरी आउट करता है, क्योंकि ये अपने जैसे ही सेल बनाने हैं उसको। जैसे जैसे सेल का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो आपकी ग्रोथ है, आपका साइज है, वो अपने आप इंक्रीज होगा। ये चीज समझ में आ रही है? यस मिस। ओके, यस। सो प्लांट की भी हाइट जो है वो
अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ती है, ये तो पता होगा। Please repeat, miss. प्लांट की जो हाइट बढ़ती है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टिप के ऊपर से, याद आया, टिप के ऊपर जो सेल्स है उसके, तो ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है माइटोसिस। ये सारे सेल्स प्योरली माइटोसिस ही करते हैं, तभी ग्रोथ पॉसिबल है। सेकेंड थिंग, इफ आई से रिपेयर, रिपेयर मतलब सपोज एक्सीडेंटली मैं इस पर्टिकुलर टिप को जो है वो डैमेज कर देती हूँ। सपोज इफ आई डैमेज द टिप ऑफ द प्लांट शूट एपेक्स और द प्लांट टिप ऑफ द प्लांट, अब प्लांट का हाइट रुक जाएगा। हाँ, मिस रुक जाएगा। यस, रुक जाएगा, लेकिन उस टिश्यू को ऐसे ही नहीं रहने देना है, क्योंकि डैमेज टिश्यू जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शंस को अंदर ले सकता है, इसलिए उसको रिपेयरिंग करने का काम भी ये माइटोसिस का ही डिवीजन है जो डिसाइड करता है। आपको चोट जब लगती है, हमें चोट लगती है, तो टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है, छिल जाता है, खून आ गया है, स्किन पूरा निकल गया है, तो उस एरिया को हील करके पूरा सा रिपेयर करना, दैट इज डन बाय माइटोसिस। इज इट क्लियर टू यू? Yes, miss. ओके, देन रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, जैसे इस टिप को अगर डैमेज कर दिया है, तो अब इसकी प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये वाली वंस इट इज डैमेज, जो एपिकल जो है पार्ट, अगर वो डैमेज हो चुका है तो वो वापस नहीं बन सकता है प्लांट में, तो उसकी जगह हमें कुछ और चीज रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, जो नोड्स होते हैं ना स्टेम के अंदर, वो एक जो नोड है वो खुद को मॉडिफाई करके प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कर देगा, और इट विल बिहेव एज अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। इज इट क्लियर टू यू? Yes. Okay, so that is what the replacement is. And आपने ये सुना होगा, हाँ? इसका मतलब मिस रिप्लेसमेंट की वजह से ही ब्रांचेस आते नहीं, ब्रांचेस तो अपने आप जो बर्ड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड्स हैं, उनकी वजह से आते हैं, बट अगर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है, तो एक जो जो फर्स्ट नोड, जो नोडल टिश्यू है जो प्रेजेंट होगा, वो अपने सेल्स को मॉडिफाई करेगा, मतलब रिप्लेस करेगा विथ अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उधर से फिर नया हाइट स्टार्ट होगा। अभी समझ में आया? हैं। यस मिस। Okay, fine. If this is clear to you, then let's proceed further. Am I right? Yes. Okay, fine. So, asexual reproduction. Asexual reproduction बोलूँ या asexual type of division of cell. So, asexual type of division of cell, मेरे स्किन पे जितने भी अभी फिलहाल सेल हैं, if I remove them like this, so नए सेल्स को आने के लिए they don't have to wait for any sexual activity. Am I right? Yes. यस मिस। ओके, हमारे बाल, आप जैसे बाल कटवाने जाते हो, तो जब आप बाल कटवाते हो तो बाल जो है वो धीरे धीरे वापस बड़े होना शुरू हो जाते हैं। वो बड़े हो रहे हैं, उसके लिए कोई भी आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी की जरूरत है? नो मिस। नथिंग। आप छोटे थे, अंडर 10 थे, जब आप एकदम किड वाले, इन्फेंट वाले और ऐसी एज में थे, तब भी बाल अपने आप बढ़ जाता था अगर कटवाते हो तो नो सेक्सुअल एक्टिवेशन और नो none of the type of particular hormones or something is needed. It's purely a sexual type of reproduct method of giving rise to the new tissues. Is it clear to you? यस मिस। ओके, फाइन। देन सेम क्रोमोसोम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोसिस की वजह से हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसका नंबर हमेशा एक जैसा रहता है। दैट मीन्स एज आई से कि अगर मैं यहाँ पर से ये सारे जो सेल्स को रिमूव करती हूँ
और है ना जो नए सेल्स आएंगे वो मेरे स्किन के सेल से ही मैच करेंगे। एक दो दिन हो सकता है कि उनमें थोड़ा बहुत कलर डिफरेंस दिखे, लेकिन बाद में वो अपने आप मेरे स्किन जैसे ही हो जाएंगे। तो ये चीज समझ में आ रही है? Yes, miss. Okay, so that is what I am saying. सेम क्रोमोसोम नंबर, मतलब मेरे स्किन के सेल्स मेरी तरह ही बिहेव करेंगे बिकॉज we all have same number of chromosomes. Understood this? Yes, miss. Yes, miss. Okay, so this is what you should know, that significance of mitosis. और बाकी जो है ये पर्टिकुलर बुक में आपके उसमें दिया हुआ है कि देखो कितनी जल्दी जल्दी सेल्स जो है वो हर टिश्यू में किस तरह से रिप्लेस होते हैं। कहीं एक वीक का टाइम लगता है, कभी 100 डेज का भी लग सकता है, कभी इट्स विद इन 20 मिनट्स ओनली। बस तो बस हम लोग में अगर जब रिपेयर होता है या कट वट आ जाता है तो उसमें क्या रेट होता है फिर उसका? That means how fast the tissue will get repaired. That depends that how good nourishment you are having in your diet. Let's say a normal, what kind of? If that injury is not very much deep, if it is peripheral, it requires almost 24 hours. तो फिर हम लोग माइटोसिस को पढ़ते मतलब स्टडी कैसे करते हैं माइटोसिस जब इतना जल्दी होता है सब कुछ? हाँ, अगर आपको माइटोसिस स्टडी करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, देन व्हाट वी हैव सम ऑफ द केमिकल्स। तो अगर मैं पर्टिकुलर टिश्यू, सपोज मैं अपने स्किन को पील करके और मैं अपने स्किन के सेल के माइटोसिस को पढ़ना चाहती हूँ, तो पहले मुझे उन सारे सेल्स को फ्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ केमिकल्स आते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर टिश्यू को डालकर, वो सेल्स को डालकर, आप जैसे आप स्टैचू बोलते हो, स्टैचू खेलते हो, यस मिस। बस उसी तरीके से वो केमिकल डालने पे वो सबके सब स्टैचू हो जाते हैं। वो जिस स्टेज पे होंगे उसी स्टेज पर आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे। तो कुछ सेल्स कुछ एनाफेज कर रहे होते हैं, कुछ सेल्स मेटाफेज कर रहे होते हैं, कुछ प्रोफेज में ऐसे ही होते हम हैं। लोग पढ़ रहे हैं यस, आपके स्किन के जो लगातार होते हुए लाइफ देख सकते हैं मतलब। लाइव देख सकते हो वंस योर फिजिकल क्लासेस आपके ऑन हो जाए तो हम No, आपको। मतलब you just told me it's very fast then. हाँ, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट प्रोसेस है, लेकिन उस फास्ट प्रोसेस को फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो स्लो डाउन कर दे प्रोसेस को? स्लो डाउन करने वाले भी होते हैं बट वो इस माइक्रोस्कोप के लिए नहीं। ओके। Okay, if you want to see the movement, then the microscope is different. Under this microscope, what you can do is you just freeze the cells. तो हो सकता है कि इतने ये जो 2-3 सेल्स हैं वो सभी के सभी मेटाफेज करने में लगे हुए हैं। कुछ सेल्स जो थे वो टीलोफेज करने में लगे हुए थे, कुछ सेल्स जो है वो एनाफेज में होंगे, कुछ सेल्स प्रोफेज में होंगे। Is it clear to you? यस मिस। Yes. ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपना स्किन यहाँ से निकालती हूँ तो सभी, अगर अभी सब में मेटाफेज हो रहा था तो सभी में मेटाफेज ही हो रहा है, सब अपने अपने लेवल पर अपना अपना डिवीजन कर रहे हैं। अंडरस्टूड दिस? Yes. Okay, so this is what the thing you should know regarding the significance of mitosis. So any doubt, anything, any query regarding mitosis which you have not understood, और मतलब क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, नहीं पता नहीं चला? It's not right now, miss. Not right now. Okay, rest of others? Yes, miss. No doubt. Okay, आहान, अपूर्वा, आर्यन, आशफा, जिष्णु, सुप्रतिम, आप लोग? Miss, mine is okay, miss. Okay, your
ओके, योर्स इज ओके, फाइन। बाकी सभी लोग? No, miss. No, miss. ओके, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ? ओके, सो वेयर वाज आई? हाँ, फाइन। आप लोग को सभी को क्लियर? आशपा, आर यू गेटिंग इट? Yes, miss. Okay, be vocal, be in contact, beta. Keep on speaking. You don't have to be only a listener. Okay. So this is what the mitosis is. See, आप अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आप माइटोसिस जो है वो थोड़ा डीप पढ़ रहे हो आपके क्लास के अकॉर्डिंगली, तो अगर आप जितने बड़े बुक्स पढ़ने जाओगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा डेप्थ में जाएगा, ठीक है, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। सो इट्स बेटर कि आप जो बुक अपने क्लास के लेवल से, मतलब अगर आप 11th का बुक और 12th का बुक माइटोसिस को लेके पढ़ोगे तो चीजें थोड़ी अलग हैं और थोड़ा ज्यादा डेप्थ में है, ठीक है, तो आप उसमें अगर घुसोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सो इट्स बेटर टू स्टिक टू योर डिस्क्रिप्शन राइट नाउ। उतना डिस्क्रिप्शन आपके लेवल के लिए इनफ है, नॉट मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, हाँ, आप एक चीज कर सकते हो कि माइटोसिस के कई सारे एनिमेशन और लाइव वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब या गूगल पे मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हो और वो आपको बहुत अच्छे से चीजें दिखाएंगे कि एनिमेशन वाले वगैरह कि क्या कौन सी चीज हो रही है। अंडरस्टूड दिस? Miss. ओके, सो आपका डिस्क्रिप्शन आप अपने बुक को फॉलो करो और समझने के लिए आप सिर्फ वीडियोस देख सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन वाइज कोई भी हायर बुक पर जाओगे तो थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस? Yes, miss. Okay, fine. So let's see with the meiosis. So meiosis is a reduction division. कहाँ कहाँ होता है वो देख लो कि अगर एनिमल्स है including humans, then it is testis and ovary, and if it is plants, then male gametophyte and female gametophytes होते हैं जिसमें ये डिवीजन देखा जा सकता है। Miss. यस, Miss. Page. Miss. Page 11 में जैसे एक remember करना spermatocytes और photocytes के बात किया गया था. पेज नंबर 11। Remember. Blue box. ओके, This was this sperm producing spermatocytes and producing photocytes. But I could not understand this part. ओके, फाइन। सो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको मियोसिस को डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि माइटोसिस के बाद मियोसिस पढ़ने से बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्सअप होने लगती है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू डोंट हैव मियोसिस इन डिटेल। सेकेंड थिंग दैट मियोसिस जो है वो उसका बेसिक आइडिया अगर आपको समझना है तो सबसे पहले उसका दूसरा जो नाम है वो तो रिडक्शन डिवीजन है ही, और वो आप देखो कि आपकी बॉडी के सिर्फ यही एक पार्ट है जो इस जगह पर ये मियोसिस परफॉर्म होता है। इफ इट्स मेल देन इट इज टेस्टिस, एंड इफ यू आर अ फीमेल देन इट्स अ ओवरी। ओके, एंड ड्यू टू दिस मियोसिस स्पर्म्स बनते हैं और ओवरी से ओवा बनते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में एंथर्स, मतलब जो आप पोलन ग्रेन्स बोलते हो ना, वो एंथर्स बनते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो ओव्यूल, सिमिलरली एज ओवा और एग जो आप बोलते हो उसी तरीके से ओव्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज देखो कि इफ आई से टेस्टिस, तो टेस्टिस जो है वो अगर आप उसको इंटीरियरली एग्जामिन करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो वो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में इस तरीके से डिवाइडेड होती है। अंडर द microscope, if you observe it, then you can see the compartments like this. These compartments will have some special cells over here. So these cells are responsible for the production of sperms.
जो स्पर्म बना सकते हैं, क्योंकि हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं इसीलिए, तो जो सेल्स स्पर्म बना सकते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। उनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स। और जो आगे चलकर मॉडिफाई करते हैं स्पर्म्स। इज इट क्लियर टू यू? Yes. स्पर्म बनाने वाले सेल्स, साइट मतलब क्या है? सेल्स। ऐसे सेल्स जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यही स्पर्मेटोसाइट्स 2n होते हैं जो फिर जो 4 स्पर्म्स को देते हाँ, हैं। 4, अभी वो उस पे आते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। स्पर्मेटोसाइट मतलब ऐसे सेल्स, CYTE मतलब साइट मतलब सेल, ऐसे सेल्स जो स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ओवरी, ओवरी के अंदर ऐसे सेल्स मतलब oocytes, ऐसे सेल्स हैं जो ओवा बनाते हैं, इनको oocytes बोलते हैं और इनको स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, बहुत ध्यान से समझो कि टेस्टिस जो है वो तो एक ऑर्गन है, तो डेफिनेटली टेस्टिस जो है वो क्या होगी? 2n होगी। यस मिस। ओके, टेस्टिस 2n होगी। और टेस्टिस के जो ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, ये भी सभी के सब कैसे होते हैं? 2n। ठीक है, सो अगर मैं ये पर्टिकुलर वाला सेल इफ आई पिक अप, ओके दिस वन इफ आई पिक अप, एंड ए वाला जो सेल है, इफ आई टेक दिस, इट विल मॉडिफाई इटसेल्फ टू फॉर्म द स्पर्म। तो मॉडिफाई करने के लिए वो खुद को डिवाइड करेगा, देन व्हाट विल हैपन? इट विल गिव यू 2 cells at the end of meiosis 1, and these 2 cells okay, these 2 cells will be called sperms. Understood this? So one spermatocyte divides into two parts, miss? One spermatocyte can give you 4 sperms. One spermatocyte can give you 4 sperms. ये चीज समझ में आ रही है? बस फर्स्ट रिडक्शन जो होता है, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन जो होता है, उसके बाद जो 2 प्रोड्यूस होते हैं सेल्स, उनका कोई स्पेशल नाम है क्या? Daughter cells. सिंपली डॉटर सेल्स। Yes. ओके। ठीक है, सी दिस meiosis. कैन यू सी द होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको? यस मिस। ओके, सी दिस 2 daughter nuclei are being formed. 2 daughter cells are being formed after meiosis 1. और आप देखो exchange of patches है ना? सपोज ये ब्लू वाले जो हैं वो फ्रॉम मेल, एंड ये रेड वाले जो हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम female. Can you see the patches over here are being changed? एक्सचेंज ऑफ जीन्स ना? Yes, this happens in meiosis 1. तो क्या होता है कि 2 homologous chromosomes जो हैं वो they will come in contact with each other, ओके इस तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एंड व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट एक्सचेंज द
little bit amount of genes with each other. ये जो जेनेटिक एक्सचेंज है इसकी वजह से ही वेरिएशंस का डेवलपमेंट होता है. This exchange is necessary. ऐसा तो कंडीशन है जहाँ पर homologous phase बनना ही ना हो. जहां पर होमोलोगस ऐसा कोई meiosis का exception है जहाँ पर homologous phase बने ही ना organism. नो होमोलोगस क्रोम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप डिप्लॉइड बोलते हो तो वो डिप्लॉइड क्यों है? वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वजह से ही डिप्लॉइड है. आया समझ में? तो मतलब अगर दो ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक मिक्स होना होगा तो मतलब उसके जीन्स का एक्सचेंज होना ही होगा. Yes, तभी the जाके exchange of genes occurs each and every time if meiosis 1 is going on. Even if the twins are being going to be born, तब भी दोनों के लिए अलग अलग meiosis 1 होगा और दोनों के लिए exchange of genes होगा. क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने भी ट्विंस जो हैं वो सेम हैं, हर चीज में सेम है, लेकिन कुछ उनमें थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है वो आपको देखने को मिलेगा ही. दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ जीन. हो सकता है खाने की हैबिट अलग हो सकता है किसी एक की इम्यूनिटी अच्छी हो, किसी की वीक हो सकता है कि किसी का जो स्किन कलर है वो ज्यादा फेयर हो, दोनों में से. तो मैं बोल रही हूँ कि ट्विंस भी अगर सिचुएशन है तो भी एक्सचेंज ऑफ जीन्स तो होगा ही बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम. विदाउट एक्सचेंजिंग नथिंग इज बीइंग पॉसिबल. अंडरस्टूड दिस? ये सभी को समझ आया? इसमें तो सब होमोलोगस फेज का डेफिनेशन दे सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग से बुक में है नहीं मतलब. राइट डाउन. The pair of chromosomes have the same set of genes located at the similar location और ब्रैकेट में लोकाई लिख सकते हो आप, लोकस. Located at similar locus are called homologous chromosomes. Understood this part? Yes. सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया है? Yes. Yes. ओके. देखो ये जो मियोसिस है वो वेरिएशन के लिए इतना हेवीली रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आपके घर में, अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो अगर एक साथ जैसे फॉरेन कंट्रीज में 6 और 7 बच्चे एक साथ होते हैं, आजकल टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं, एक साथ आपने सुना होगा कि क्वाड्रुप्लेट्स और हेक्साप्लेट्स इस तरीके से बच्चे हो रहे हैं, 6 बच्चे एक साथ, 7 बच्चे एक साथ. ठीक है, बट सभी के सभी अलग होंगे, जबकि हो रहा है एक ही टाइप के स्पर्म और एक ही टाइप के ओवा के बीच में, फिर भी एक्सचेंज ऑफ जीन जो है वो होगा और वो वेरिएशन को लेकर होगा. सो 6-7 बच्चे एक साथ होना तो भी मियोसिस में वो एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो गए. अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करके भी अगर सिबलिंग्स जो है वो 6-7 हैं तो भी वो आपस में अलग होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ मियोसिस 1.
अंडरस्टूड तो दिस? साइंस कभी एक मतलब हो सकता है क्या कि इस जीन का एक्सचेंज को हम कंट्रोल कर सकें? कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उनको डिकोड करना जरूरी है बेटा, अभी डिकोडिंग ही बाकी वो है। तो हाँ, हो सकता है। लेकिन आज दो दो आदमी सेम कैरेक्टरिस्टिक का फ्यूचर में हो सकता है। वो जो आप कह रहे हो उसे क्लोनिंग बोलेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आपको क्लोन करना पड़ेगा। तो क्लोनिंग तो होता है वैसे, तो फिर ह्यूमंस का क्लोनिंग क्यों नहीं होता? क्लोनिंग होता है, बट हैव यू गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट? क्लोनिंग सभी में सक्सेसफुल नहीं। ओके, दैट इज व्हाई ह्यूमन इज नॉट अ गॉड। ह्यूमन लाइफ नहीं दे सकता है, कॉपी कर सकता है, बट नए ऑर्गेनिज्म में लाइफ नहीं दे सकता है ना। तो क्लोनिंग होना पॉसिबल है, ये नहीं कहते कि क्लोनिंग हो नहीं सकता है। क्लोनिंग हो सकता है। एक डॉली शीप बन भी गया क्लोनिंग की वजह से, ठीक है। हाँ, वो बन भी गया और सक्सेसफुली सरवाइव भी किया, बट उस डॉली जैसे और नहीं बन पाए। सो वो एक एक्सीडेंटल केस था कि वो सरवाइव हुआ है। दूसरी चीज ये, ह्यूमन को अगर पूरा आपको क्लोन करना है तो पहले उसका पूरा मैपिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज को क्लोन कर सकते हो। क्लोनिंग ऐसा नहीं है ना बेटा कि 2 ग्लास में सब चीजें ली, मिक्स किया, मिक्सर चलाया और उसको करके खड़ा कर दिया तो नया ऑर्गेनिज्म सेम बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्लोनिंग के लिए बहुत सारी चीजें स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जहां पर भी होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इनको बोलते हैं कायस्मा बनाना। इस रीजन को बोलते हैं कायस्मा। एंड ये बनता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इस फिनोमिना को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और ये जो पैचिंग होती है इसको बोलते हैं कायस्मा। अंडरस्टूड दिस? प्रोसेस को बोलते हैं कि बस ये जो दो नया टाइप का ये जो फिनोमिना ये जो फिनोमिनम है वो क्रॉसिंग ओवर है, और ये जो पैच बन रहा है इसको बोलते हैं कायस्मा। ओके मिस। ओके, एनी डाउट्स? सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, हेरिडिटी, वेरिएशंस। ठीक है, हेरिडिटी मतलब आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू काफी सारी चीजें मिलना, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। मीन्स पासिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। बट विथ वेरिएशंस, सभी को सब चीजें अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। मतलब फादर और मदर सेम है, लेकिन सिबलिंग्स को हेरिडिटी में फादर और मदर की सारी चीजें भी मिल जाती है, बट इंक्लूडिंग द वेरिएशन। सो हेरिडिटी का जो एक बोलते हैं ना कि ट्रुथ है, दैट इज वेरिएशन, वो उसकी सच्चाई है। हेरिडिटी जरूर होती है, बट विदाउट वेरिएशन इट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड दिस? यस मिस। ओके। एंड वेरिएशन अगर नहीं होगा तो आप खुद इमेजिन करो कि ओल्डन टाइम्स में जब लोगों के 5 6 या 8 8 सिबलिंग्स होते थे, तो अगर ये कायस्मा नहीं बनता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं होता है, नॉर्मल नॉर्मल 2n 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 करके सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, तो क्या होगा उसकी वजह से? जो सारे के सारे बच्चे जो है वो एग्जैक्ट कॉपी बन जाएंगे, और फिर बड़े होने के बाद आपका घर जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा एक ही जैसी शक्ल वाले लोगों की वजह से। आ रहा है समझ में? यस मिस, टोटली। यस, आपका जो घर है वो क्राउडेड होगा एक ही जैसे फेस वाले लोगों की वजह से। दैट्स व्हाई वेरिएशन इज अ रूल फॉर द साइंस। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। ये जो वेरिएशंस होते हैं बेटा, जरूरी नहीं है हमेशा अच्छे ही हो, ठीक है।
ये बुरे भी हो सकते हैं। कई बार एक्सचेंज ऑफ जीन्स जब हो रहा होता है कायास्मा में, तो कई सारे जो एरर्स भी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैचिंग है, सिलाई करना है, पैच वर्क करना है, तो थोड़ा सा जैसे टेलर को आप जब कपड़े ठीक करने के लिए देते हो, तो कई बार टेलर गड़बड़ कर देता है ना, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होके कुछ और ही हो जाता है। होता है ऐसा? यस मिस। सिमिलरली यहाँ पर भी कई बार कई चीजें गड़बड़ हो जाती है। वैसे डीएनए के पास अपना प्रूफ रीडिंग मशीन खुद का है, वो कभी गड़बड़ होने नहीं देता है, बट कई बार वेरिएशंस होने के चक्कर में जो होती है बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जो सही नहीं है हेल्थ वाइज या फिजिकली कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है उसकी वजह से। बट वो चीज जो है उसका रेशियो 1:100 का है, तो वो बहुत कम है एरर्स का। इज इट क्लियर टू यू? बस, और हम लोग को पता कैसे चलता है कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें डिजीज होगा? बिकॉज बोल तो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म को किल भी कर दिया जाता है बिफोर इट्स इस फुल प्रोडक्शन, अबॉर्ट ओके भी कर दिया जाता है अगर उसमें कुछ ऐसा मिलता है। कैसे मिलता है बस डिजीज है होगा उसमें? okay, you have lot of technologies when you can read the cell when the baby is inside the mother's womb only। ठीक है, तो आजकल बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, कैमरास इंसर्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर इजीली, और आप फ्लूइड कलेक्ट कर सकते हो बॉडी का, उसके बाद उसको जेनेटिक स्टडी किया जाता है, और अगर बच्चा जेनेटिकली बहुत ज्यादा बीमार है या किसी वजह से उसमें कुछ टाइप का डिफॉर्मिटी है, तो आपको एज अ पेरेंट्स इन्फॉर्म किया जाता है डॉक्टर की तरफ से कि दीज आर द सिचुएशंस, आप बताओ कि आपको आगे क्या डिसाइड करना है। सो बेसिकली द पेरेंट्स जो डिसीजन होता है, इट इज लाइक कि फाइन, यू कांट कीप इट बिकॉज अगर ऐसा डिफॉर्म्ड या जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ जो बेबी डेवलप होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं और जो बॉर्न होते हैं और आगे बड़े होते हैं, उनको प्रॉब्लम ये रहता है कि वो खुद तो परेशान है, उसके साथ साथ उस पूरा फैमिली का जो एक वो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनली डाउन हो जाता है। सो ये सब चीजें आजकल स्टडी करना, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजीज के थ्रू आप इजीली मेक आउट कर सकते हो कि जो न्यूली फॉर्म्ड जो बेबी है मदर्स बॉडी में, उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इज इट क्लियर टू यू? यस मिस। Okay, so this is what the thing is, heredity and variation. And then what you have is differences between mitosis and meiosis. Just go through your textbook. If you have any doubt in any of the point, just let me know. मिस, इस एक चीज का मिस, जो सेल बनता है Hmm. मिस, तो उसमें जो सेंट्रियोज, जो दो टॉर्टोइसेस बनते हैं उसमें तो दो अलग अलग सेंट्रियोज हैं, वो तो एक पोल पर पहले से हो गए ना। फिर एक से। पर्टिकुलर पोल, बस बस जैसे दो टॉर्टोइसेस बनते हैं ना, Hmm. तो उनमें जो सेंट्रियोज होते हैं वो एक पर्टिकुलर पोल के तरफ होते हैं ना। Hmm. बस तो फिर वो जो डिवाइड करते हैं तो सिर्फ एक ही हाफ सेंट्री, एक ही जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल बनेगा वो एक ही हाफ का सेंट्रियोल जाएगा ना दूसरी तरफ, एक तो पहले से है एक जगह पे। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, जो नया डॉटर सेल बना है वो भी तो इंटरफेस में जाएगा, हाँ मिस। वो भी तो इंटरफेस में जाएगा। जब वो इंटरफेस में जाएगा तो सेंट्रियोल्स वगैरह भी जो हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो वो फिक्स्ड नहीं है ना एक जगह पर, वो तो मूव करते रहते हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू। ओके। ओके, जैसे बाकी सारे ऑर्गेनेल्स मूव करते हैं उसी तरीके से वैक्यूल्स वगैरह वैसे ये भी मूव करते हैं। तो सर आप सेल प्लेट तो कौन सा एलिमेंट बोले थे, कौन से एलिमेंट से बना है? क्या 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 कौन सा एलिमेंट से? बस कौन से एलिमेंट से सेल प्लेट बना है? बस वो जो सेल कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम, सेल प्लेट बना है कैल्शियम से।
Only calcium. It's calcium carbonate, but calcium is a main component. Okay. Okay. Just go through the difference. Any doubts? देखा सभी ने? Yes, miss. Chapter finished, miss. मेरा हो गया, मिस, बाकी लोगों का नहीं पता. Others? No, miss, Kriti? no doubt. No doubts. Kritidev, Supratim? कोई डाउट्स नहीं है? श्योर? No, miss, no doubt. माइटोसिस, मियोसिस, किसी भी स्टेज में कुछ कहीं पर कोई पॉइंट, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, समझ आता है वर्ड? आशफा, आपको हैप्लॉइड, डिप्लॉइड वगैरह क्लियर है? मिस, मिस, मेरे को तो क्लियर है. ओके. Others, are you clear with these terms? Yes, miss, yes. Okay. ठीक है. तो this finishes your chapter over here. Okay. And now what you have to do is you are going to solve your exercise in your notebooks. The whole exercise. आप ये नहीं बोलोगे मैम बहुत बड़ी है, छोटी है, whatever it is. ठीक है. पूरा एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करना है. कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या करना रहेगा. ठीक है. सो सी दिस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी कॉपी में सारी चीजें लिखनी है. ओनली आंसर्स लिखने हैं टेक्स्ट बुक. All exercises. द होल एक्सरसाइज. This whole means descriptive type, structured application type. यस, सब कुछ. मिस, मल्टीपल चॉइस और नेक्स्ट फॉलोइंग ये सब बुक नहीं हो सकती? क्यों नोटबुक में एक पेज देने में कुछ परेशानी है? Okay, miss. Fine. The reason is I'm giving you this one thing over here. Why I am making you write in your copies is because that first of all आप अगर टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर दोगे ना बेटा, तो जब आज के 2 या 3 महीने बाद फिर से एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना, तो आप दिमाग नहीं लगाओगे क्योंकि आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हो. आ रहा है समझ में? Okay, miss. ठीक है. तो इस वजह से आप टेक्स्ट बुक में आंसर्स नहीं लिखोगे क्योंकि आज के 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद जब आप ये चैप्टर रिव्यू करोगे तो हो सकता है आप कुछ चीजें कहीं भूल जाओगे, कुछ चीजें याद करने की या रेफर करने की वजह होगी. तो अगर टेक्स्ट बुक में आंसर्स आप लिख दोगे तो वो आप मेहनत नहीं करोगे. आप क्या करोगे, हाँ ये तो मुझे आता है, ऐसा वाला थॉट हो जाएगा. इसलिए आप आंसर्स चाहे वो MCQs हों, फिल इन द ब्लैंक्स हों, और या फिर वो या आपका मैच द फॉलोइंग हो, जो भी हो, आप क्वेश्चन रीड करके आंसर आपके नोटबुक में चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज, आपका फुल एक्सरसाइज सॉल्व होगा. शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, व्हाटएवर द थिंग टाइप ऑफ थिंग्स आर ओवर हियर. ठीक है. Another thing what I have to make sure that आप जो आंसर्स लिखोगे वो मुझे पॉइंट्स में चाहिए. It should not be in paragraphs. Is it clear to you? Yes, miss. Yes. Your answer should be in points. ये आंसर पॉइंट्स में लिखने वाली बात कहाँ पर आ रही है? जहाँ पर बेसिकली जो लॉन्ग आंसर्स और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं वहां पर. Is it clear to you? Yes. Okay, so that is what you have to do. Write down the points, write down each and every answer. Okay. और हाँ,
मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सब कुछ है ना मतलब याद करके लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने टेक्स्ट बुक के जब आंसर्स लिखोगे आपके नोटबुक में, यू आर गोइंग टू रिव्यू योर आंसर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स ओनली। आप अपने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करके सारे आंसर्स लिखोगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो। फर्स्ट टाइम में गेस वर्क करना या मैडम ने क्लास में ऐसा बोला था वो मैं लिख देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना है आंसर राइटिंग में। अंडरस्टूड दिस? Okay, miss. ओके, बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में जब भी चीजें फॉलो होती है बेटा, तो दे आर फॉलोड अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स ओनली। आप कोई एक्स्ट्रा नॉलेज वाला पॉइंट या एक्स्ट्रा जो आपको पता है कि आपके किसी भी टीचर ने, स्कूल टीचर ने या कहीं बाहर किसी टीचर ने आपको बताया, तो आप ऐड कर दोगे, तो वो चीज अच्छी बात है। बीइंग नॉलेजेबल इज गुड, बट टू गेन द मार्क्स यू हैव टू फॉलो द टेक्स्ट बुक्स। बिकॉज जब भी दो बच्चों का कंपैरिजन होता है और दोनों के अगर आप लोग टॉपर्स हो और ऐसा है, और आप लोग किसने बेटर लिखा है, तो टेक्स्ट बुक किसने अच्छे से फॉलो किया है वो ज्यादा मैटर करता है। अंडरस्टूड दिस? Yes. ओके, सो यू आर गोइंग टू फॉलो योर टेक्स्ट बुक्स। आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख के टेक्स्ट बुक खोलने के लिए मैं मना कर रही हूँ। आप आंसर अपने टेक्स्ट बुक से ही लिखोगे, और आपके पास पूरा वीक पड़ा है आंसर देने के लिए। तो आप स्लोली एंड स्टेडीली बैठ के आराम से ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करो, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी आस्किंग यू दैट इसमें से आपको अगर कहीं भी डाउट्स होंगे, वी विल डिस्कस and then we will start with the genetics. Understood this? समझ में आ गया? हाँ मिस। ओके, सो आपको लिखना पूरा एक्सरसाइज है। और दूसरी चीज, अगर दिमाग में ऐसे आ रहा है कि पैंडेमिक है, आज से तो लॉकडाउन का भी न्यूज है, तो हम अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो जाएगा। देखो, ये सब चीजें अगर आप अवॉइड करते हो या चीट करते हो, तो उससे मेरा कोई भी लॉस नहीं है बेटा। ठीक है, आपके बोर्ड्स हैं, ठीक है, और जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप सोच लो कि इस साल गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि किस मंथ में जो कोरोना है या जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो बहुत सब्टल है, और किस मंथ में हम एग्जाम्स को ले सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके बोर्ड जल्दी हो जाए, जब कुछ सब सिचुएशंस नॉर्मल हो, थोड़ी सी कंट्रोल्ड हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार बोर्ड कैंसिल हो गया 10th वालों का, तो हम ये उम्मीद में बैठे रहें कि हमारा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज एंड प्लीज डू राइट द थिंग्स, इट इज गुड फॉर you and it is good for the basics when you will move to the class 11th. So keep on reading and writing, and next class we will be discussing the exercise, and I will begin with the genetics, and that's a very interesting chapter। जो आपके अभी तक क्वेरीज है ना मैम, ये जीन इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वो कई सारी चीजें इस चैप्टर में सॉल्व हो जाएंगी आपकी। Is it clear to you? Okay, so you can leave, and please take care of yourself। कोई भी बीमार मत पड़ना। Got it? Okay miss। Yes. Okay, Thank you। from your side anything to be asked? No, ma'am. No, fine, so you can leave, and I'm just ending up the meeting। Thank you miss। Okay, have a good day बेटा।